हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगा स्पेशली आपके फ़्लो के बारे में। सर फ़्लो क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें सही फ़्लो नहीं पता होता, कंफ्यूज होते रहते हैं। इतना सारा मटेरियल ले रखा है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते, कन्फ्यूजन ज़्यादा है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, स्पेशली सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आप सीए इंटर में हो या सीए फाइनल में भी हो, तब भी डिस्कशन कॉमन है, जनरल है, आप यूज़ कर सकते हो आज की इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ, राइट। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, या बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, ये सोचते हैं कि पढ़ना कैसे। तो वंस इट फॉर ऑल इसको अब सेटल करने जा रहे हैं, राइट। फ़्लो क्या रखना है? देखो, अकाउंटेंसी, पहले आप समझो कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आप कह सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड किसे बोलते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड उसे बोलते हैं जब कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है हर बच्चे के लिए, पर उसको अप्लाई करना हर बच्चे के लिए अलग हो जाता है। वो एक आर्ट होती है, और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो, जिसमें आप अपनी स्किल बेहतर कर सकते हो वाया प्रैक्टिस ओनली, और कोई इसका तरीका नहीं है। तो हार्श रियलिटी है, हार्श ट्रुथ है। जितने मर्जी वन शॉट देख लो, जितना मर्जी कुछ भी देख लो, देखने से कभी भी अकाउंटेंसी में आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, लिखवा के ले लो, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। सेम गोज़ फॉर मैथमेटिक्स, सेम गोज़ फॉर ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जहाँ पर कॉन्सेप्ट तो स्टेगनेंट है लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। अब देखो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैथ्स में a + b का होल स्क्वायर आप सबको आता होगा, फॉर्मूला रटा होगा, a² + b² + 2ab। उसी फॉर्मूले का यूज़ करके अगर मैं कोई क्वेश्चन दूँ तो हो सकता है आप में से कुछ कर लें, कुछ ना कर पाएँ। ये होता है एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट समझो। अकाउंट्स जो होता है वो एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। अब ऐसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने की बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? देखो, सबसे पहले होता है कि क्या मुझे इस चैप्टर का, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है कोई भी चैप्टर आप उठा लो, कोई भी चैप्टर, किसी भी लेवल पर आप पढ़ रहे हो, आपने उस चैप्टर का टॉपिक देखा, लिस्ट देखा, ठीक है, इसमें ये 5-6 टॉपिक्स हैं। अब हर टॉपिक में, अकाउंटिंग में ऑब्वियसली कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, नहीं तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। कोई भी चैप्टर आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, आपने सोचा डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन जो आपकी आईसीएआई की मॉड्यूल है ना, आईसीएआई की बुक है, अगर आप उसको बिल्कुल लाइन वाइज लाइन, ठीक है, पेज बाय पेज, लाइन वाइज लाइन पढ़ते हो, देखते हो, तो ये तो आपको पता चल गया कि यार ये इसमें टॉपिक्स होते हैं, राइट। अब हर टॉपिक में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आपको पता है अच्छा इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें तो डेप्रीसिएशन ऐसे लगाते हैं। दूसरा टॉपिक WDV मेथड, अच्छा इसमें ऐसे लगाते हैं। तीसरा टॉपिक SYD मेथड, इसमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपका आईसीएआई का जो मटेरियल है, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सफिशिएंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है। कॉन्सेप्ट तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो आईसीएआई का एग्जाम दे रहे हो तो आईसीएआई के मटेरियल से सीखो, लाइन वाइज लाइन पढ़ो, कॉन्सेप्ट उसके अंदर अच्छा होता है। अब हाँ, उसमें एडेड एडवांटेज ये है, लेट से आप क्लास पढ़ रहे हो, मैं अपनी क्लासेस में कॉन्सेप्ट पूरा खुद भी लिखवा देता हूँ, तो आपको वहाँ पर एक हेल्प हो जाती है कि चलो बुक से पढ़ूंगा, थोड़ा सा उसको ईजी भाषा में अपने हाथ से लिखे हुए नोट से पढ़ लूँगा, तो वो आप साथ में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन बुक को इग्नोर नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट फर्स्ट स्टेप क्या है? कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ के समझ लिया, खुद से सोचना है कि क्या मैंने इसको अंडरस्टैंड करा है या मैंने रट लिया बस। ये आपके अंदर से खुद आवाज़ आनी चाहिए। मैं पढ़ाई करता था तो मैं श्योर होता था कि ठीक है, मेरे को अब समझ आ गया है कॉन्सेप्ट, रटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ काम चला लिया, मतलब मन में वो डर नहीं होना चाहिए आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कि यार इसमें से ना अगर कुछ और पूछ लिया, हल्का सा बदल के पूछ ले, तो भाई यार मैंने तो बस फंस जाऊंगा मैं। वो फीलिंग अगर खुद ही आ रही है अंदर, तो इसका मतलब हम गलत हैं। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कॉन्फिडेंस 100 होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कि यार कॉन्सेप्ट तो पक्का है, देखो ये होगा तो ये होगा, ये मुझे पता है, ऐसा होगा तो डेबिट होगा, वैसा होगा तो क्रेडिट होगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। वो होता है स्टेप 1। जब आप उसके बाद वो कर लेते हो, फिर आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ का आपको हमेशा 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 ध्यान रखना है अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, कि आपकी कुछ मार्किंग होनी चाहिए, कुछ डिज़ाइन आपको बनाने हैं। लेट से
मैं क्या क्या बनाता था मैं बता देता हूँ। 1 स्टार, कभी कभी 2 स्टार, कभी कभी C का सिंबल, कभी कभी D का सिंबल, किसी किसी में लिखता था 100%, और किसी किसी में तो मैं जो मेरा अटेम्प्ट होता था, मेरा एग्ज़ाम का अटेम्प्ट था, तो मैं वो लिख लेता था। मान लो मेरा एग्ज़ाम है मई 2026 में, मैं ऐसे ही लिख लेता था कि मई 2026, ये मेरी अपनी कुछ मार्किंग्स होती थी। अब किसी में Z भी लिखता था मैं, बहुत ही Z का मतलब होता था बहुत ही यूनिक कुछ ऐसा, D मतलब डिफरेंट, C मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लग रहा है, 100% मतलब ये करके ज़रूर जाना है रिवीजन में, सिंगल स्टार मतलब ठीक है इसमें 1 पॉइंट कोई ट्रिकी था, डबल स्टार इसमें 2-3 पॉइंट ट्रिकी थे। तो देखो इस तरह से अपने मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि दूसरे की कॉपी में से या टीचर ने बोला तो देखा, खुद को पता होता है, खुद को करते करते अरे ये तो ईजी है तो छोड़ो, अरे ये मैं फंस गया, इसमें 1 पॉइंट मुश्किल लग रहा है तो 1 स्टार, 2 पॉइंट मुश्किल लग रहे हैं 2 स्टार। मार्किंग होनी चाहिए। मार्किंग काम कब आती है? तीसरा जो फ्लो होता है रिवीजन, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप रिवाइज करते हो तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो पूरा एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आप कभी भी सारे नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम से पहले 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, या जब भी रिवीजन करने बैठते हैं तब ये मार्किंग हमारे काम आती है। कैसे काम आती है? ज़्यादा टाइम हो रिवीजन का तो सारी मार्किंग वाले करो, बहुत ही कम टाइम है रिवीजन का तो इसमें भी सॉर्ट आउट कर लो कि यार जो डबल स्टार थे या जो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन था मैं वो ज़्यादा अच्छे से करके जाऊंगा, या जिसमें मैंने 100% लिखा था वो देख लेता हूँ लास्ट में। तो मतलब वो आपके चॉइस हो जाती है सॉर्ट आउट करने की, लेकिन उसको सॉर्ट आउट तब कर पाओगे जब पहले आपने मार्किंग करी होगी। अब ये प्रोसेस रिपीट करना होता है। देखो अकाउंटिंग में मैंने बोला आर्ट है, आर्ट में आप तभी पक्के बनते हो जब आप प्रैक्टिस करते हो, और उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब आती है प्रॉब्लम कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते समय क्या हो सकता है। देखो आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते या तो हो सकता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तो शुरू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग ही नहीं मिल रही। तो अगर आप वहीं पर ब्लैंक हो गए तो फिर क्या करना है, पहले सॉल्यूशन से रेफर करना है, सॉल्यूशन को देखना है, अच्छा ओ ये करना था, फिर उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद वापस से क्वेश्चन ट्राई करो। इस बार आपको पता है स्टार्ट कैसे करना है, आप देख चुके हो, समझ चुके हो, और फिर स्टार्ट करके उसको पूरा एंड तक ख़त्म करना है। एक होता है ये। दूसरा होता है कई बार कि क्वेश्चन देखा आपने, स्टार्ट तो कर लिया, स्टार्ट करने के बाद आप बीच में कहीं फंस गए, किसी पॉइंट में अटक गए, अरे यार ये आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट आ गई, ये तो मुझे आती ही नहीं, या फिर ये कैसे होगा। तो आप अगर कहीं पे अटक जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले उस क्वेश्चन को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में पहले पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड तक गलत करो। अब आप बच्चे क्या गलती करते हो, जैसे ही कहीं अटके या तो छोड़ देते हो या तभी सॉल्यूशन पे कूद जाते हो, देख लेते हो अच्छा अच्छा ओहो हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, बस वो गलती है। आपने ब्रेन को तोड़ने का टाइम ही नहीं दिया, आपको माथा फोड़ने का टाइम ही नहीं दिया, आपने स्पून फीडिंग कर दी कि भाई तू फंस गया, ले 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 मैं ले आया तेरे लिए सॉल्यूशन, बस यही गलती कर दी। अकाउंटिंग में आपको माथा फोड़ना है, लगे रहना है, पहला अपना बेस्ट पॉसिबल एंड तक जाओ कि ठीक है 1 पॉइंट नहीं आ रहा ना, ये छोड़ो, अगली एडजस्टमेंट करता हूँ, अगली करता हूँ, ये करता हूँ, उसमें तुक्का मार देता हूँ, इधर उधर करके भेड़ भाड़ करके। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव है मुझे क्वेश्चन को क्लोज करना है, गलत सही डजेंट मैटर, क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो, उससे क्या होगा, जो आप गलत करते हो ना फिर सॉल्यूशन में देखने के बाद वो हमेशा रिटेन रहता है, और बिना करे ही सॉल्यूशन देख लोगे तो कभी रिटेन नहीं रहेगा, बार बार यही हवाई बातें चलती रहेंगी। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन देखा, स्टार्ट भी हो गया, कर भी रहे हो सॉल्व, आंसर बस टैली नहीं करा लास्ट में, आप कॉन्फिडेंट थे मैंने तो पूरा सही कर लिया, अरे आंसर टैली नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन से देखा पता चल गया क्या गलती है। तो अपनी गलती को नोट करना, इसको बोलते हैं मिस्टेक की जर्नलिंग कर लो। बस ये काम कब आती है मिस्टेक की जर्नलिंग, जब आप रिवीजन करते हो, 1-2 हफ्ते बाद जब भी मन करता है उसको रीड करते हो, गो थ्रू करते हो, तो आपको पता लग जाता है यार हाँ मैं ये गलतियाँ कर लेता हूँ कभी कभी। तो ये एक प्रोसेस बना लोगे तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो और अकाउंटिंग या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो एप्लीकेशन बेस्ड है, बस ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, इस प्रकार से। अगेन कॉन्सेप्ट पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, फिर रिवीजन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कहाँ से करनी है, उसमें भी इतने सारे बच्चे खाम में परेशान होते रहते हैं कि सर मैं MTB भी कर लूँ, मैं वो वाला RTP भी कर लूँ, मैं कोई PYQ भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं फलाना भी कर लूँ, मैं ढिमकाना भी कर लूँ। 1000 तरह के मटेरियल, 1000 तरह के क्वेश्चन की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो बेस पकड़ के
ICI के जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हीं को कम से कम 5 बार करो बिना देखे, ढंग से, तमीज़ से। ऐसा नहीं कि रट लिया आंसर, एप्लीकेशन के साथ कम से कम उतनी बार कर लो तो भी आप 100% क्लियर कर जाओगे विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर है। और फिर उसके बाद मौका मिले तो MTP रिवर्स ऑर्डर में करना शुरू कर दो, यानी कि सबसे लेटेस्ट वाला सबसे पहले, फिर 1 साल पुराना, फिर 2 साल पुराना, फिर 3, 4, 5 जितने करने करते रहो। हालांकि जितना पीछे जाओगे उतना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आसान मिलेगा, पैटर्न थोड़ा सा पुराना मिलेगा, है ना। तो बहुत पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि चलो सर हम आपके ज़माने का पेपर करके देखते हैं कि 2009 में क्या पेपर आया था आपके, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप अपने रिवर्स ऑर्डर में करो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बस दैट्स इट। और बाकी मॉक पेपर जो होता है उसको मॉक पेपर की तरह दो, 3 घंटे टाइमर लगा कर बैठ कर फिर प्रैक्टिस करो कि उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। एक पेपर में हो सकता है 40 नंबर बने, अगले में उसको बीट करने की कोशिश करो, यार अब 45 लाने हैं या अब 50 लाने हैं। इस तरह से 3-4 मॉक पेपर में अगले वाले से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, पुश करो 70, 75, 80। फिर फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो आप एक अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ बैठोगे। तो ये फ्लो अकाउंटिंग में आपको ध्यान रखना है। सर इकोनॉमिक्स का भी प्लीज़ 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 इसी वीडियो में बता दो सर प्लीज़। चलो तो इकोनॉमिक्स का भी बता देता हूँ, आप इतनी जिद कर रहे हो तो। इकोनॉमिक्स में देखो क्या है, बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स का तो फ्लो यहाँ पे लिखता हूँ, अभी की अभी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर मेरे साथ क्लास कर रहे हो तो वेरी सिंपल हो गया फ्लो। मेरे नोट्स जो हैं बिल्कुल बाइबल की तरह पढ़ लो। सर ये तो आप अपनी तारीफ़ कर रहे हो। सर मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाइयों, अपने सीनियर से पूछो, सीनियर के सुपर सीनियर से पूछो, सुपर सीनियर के सुपर सीनियर से पूछो, सुपर सीनियर के सुपर सीनियर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो, वो खुद आपको कहेंगे कि सिंपल सी बात है, या तो मेरे नोट्स से पढ़ लो अच्छे से स्टेप 1, नहीं तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, वो पढ़ लो, कैसे भी कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। लेकिन स्टेप 1 है नोट से रीड करना। सर हमारे पास ना है नोट्स, ठीक है, नहीं है नोट्स, कोई टेंशन नहीं है। अगला स्टेप है ICI की बुक जो है आपको उससे रीडिंग करनी है। अब इकोनॉमिक्स में सिंपल है कि सबसे पहला स्टेप रीडिंग ही है, पढ़ना है। MCQ पेपर है, किसी भी लाइन से पिक होकर क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट एक बार नज़र से गुजार रखी होंगी लाइनें तो पता लग जाएगा ओ ये था। तो रीडिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप हो गया। देन जब 2-3 मल्टीपल रीडिंग्स आप लोगे, 2, 3, 4 रीडिंग्स तक जाते जाते, तो आप कम से कम इतनी तो लेनी ही है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा, अच्छा हाँ ये तो पॉइंट मुझे आता है, ओ ये तो डिमांड है, इसमें तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो 3-4 रीडिंग के बाद आपकी ग्रिप आ जाएगी उस टॉपिक पे। कुछ टॉपिक में आ जाएगी, कुछ में वीक रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। अब उसके बाद सबसे सिंपल है, ICI के जो क्वेश्चंस हैं सबसे पहले वो करने पीछे से। अब क्वेश्चंस करते समय इस बात का ध्यान रखना, जब MCQ पेपर में आप सॉल्व करते हो अपने बुक में मार्क मत करना। कई बार बच्चे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में, वहीं टिक लगा लिया बुक में B। अब अगली बार जब रिवीजन करोगे ना तो ये क्वेश्चन खराब है। कैसे? क्वेश्चन पढ़ते ही, पढ़ने से पहले ही, जैसे आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन 1 इन द मार्केट, ये आपकी नज़र पहले ही चलेगी, अबे B पे टिक तो लगा हुआ है, बस क्वेश्चन ही खराब कर दिया, आप ब्रेनस्टॉर्म ही नहीं करोगे। क्वेश्चन बिल्कुल कोरे रखना बुक में, ताकि जब भी क्वेश्चन पढ़ो, जितनी बार भी रिवाइज करो, तो क्वेश्चन पढ़ के ना दिमाग चलना चाहिए, अरे यार ये क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 2 तो चलो मुझे नहीं लग रहे तो गलत होंगे, इन 2 में से कौन सा होगा। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हर बार होनी चाहिए, तब सही आंसर होगा B या जो भी होगा। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन इस तरीके से करने, ICI की बुक से करने। सबसे पहले सारे क्वेश्चन वो निपटा डाले। उसके बाद अगर आपके पास स्कैनर बुक है, स्कैनर बुक के अंदर आपको सारे PYQs दे रखे होते हैं चैप्टर वाइज। ये फ़ायदा है, जैसे मैं अपने बच्चों को देता हूँ क्वेश्चंस का महापैक, वो वाली किताब है ये, हर चैप्टर के PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये बड़ा अच्छा होता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि MCQ है। तो MCQ में तो क्या, आप 1000-2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, उन्हीं 1000-2000 में से घूम फिर के आ ही जाएगा। क्योंकि इसमें ना तो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है कि भाई कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता, वही बातें आएंगी। डिमांड को इफेक्ट करने के 5 फैक्टर हैं, तो वो 5 ही आएंगे, और उन 5 में भी या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन हो गए 10, 5 × 2। अब 10 क्वेश्चन आने हैं उसमें से, टॉपिक में से, तो बस बात ही खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ और आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस का दायरा कम है, उसमें आप पकड़ बना सकते हो। उसका स्टेप बहुत सिंपल है, 3 स्टेप फॉलो करो हर थ्योरी पेपर में, खासकर इकोनॉमिक्स में, MCQ पेपर में, माफ़ी चाहता हूँ, हर थ्योरी में नहीं, MCQ पेपर में। रीडिंग करनी है, करते रहो करते रहो करते रहो।
उसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक लेकर जाना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने, लेकिन क्वेश्चंस इस तरह से करना है कि बुक में मार्किंग ना हो, ताकि जब आप 2, 3, 4 बार 5 बार रिवाइज करोगे क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन दोबारा तिबारा करोगे तो मार्किंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन खराब है। खुद देख लेना करके, जिस भी क्वेश्चन में पहले से सी या डी टिक लगा होगा ना, बस आप 2 शब्द पढ़ के और डी हो गया, बस हो गया डी, दिमाग लगाया नहीं, तो वो बेकार है। तो अच्छे से दिमाग के साथ क्वेश्चन करने और फिर लास्ट में स्टेप है PYQ चैप्टर वाइज, उससे आपको ग्रिप आ जाएगी, पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहता हूँ। बहुत सी बातें आपको खुद समझनी है इस वीडियो में। अंग्रेज़ी में कहावत है ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, तो वो मैंने अपनी बातें आपको शेयर कर दी, अपना विजडम जो था वो आपको दे दिया। अब आपके ऊपर है इससे क्या एक्सट्रैक्ट करते हो, कितना एक्सट्रैक्ट करते हो और कितना अप्लाई कर पाते हो। बट आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर देना। बाकी कोई भी मन में डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।